हेलो साथियों, आपका स्वागत है महर्षि पाठशाला पर। और आज से एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है हमारी, जिसमें हम पढ़ेंगे 11वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस। और आज हमारा सबसे पहला चैप्टर भारत का संविधान स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, भारत का संविधान कहते किसे हैं? इसे जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर संविधान होता क्या है। क्योंकि अगर आपको ये पता चल गया कि संविधान क्या है, तो आप इजीली समझ सकते हो कि भारत के संविधान की डिमांड क्यों की गई, इसके लिए इतना लंबा चौड़ा संघर्ष क्यों किया गया। क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं कि भारत के संविधान की इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं होगी जितनी की आज़ादी की थी। लेकिन ये बात आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भारत की आज़ादी के साथ साथ कहीं ना कहीं भारतीय संविधान की डिमांड भी होती रही है। और ये डिमांड सबसे पहले किसने की थी? ये सबसे पहले तिलक जी ने की थी, बाल गंगाधर तिलक जी ने 1895 में एक स्वराज विधायक उन्होंने पेश किया कांग्रेस के अंदर, जिसमें उन्होंने डिमांड करी कि हमारे देश का एक संविधान होना चाहिए। इनकी इस डिमांड के साथ ही लोगों के दिमाग में आने लगा कि भारत के संविधान के द्वारा ही शासन अच्छे से चलाया जा सकता है। देखिए, ये हमारी एक बोलते हैं कि अच्छी किस्मत है कि हमारे जो ये स्वतंत्रता सेनानी थे, काफ़ी बुद्धिजीवी और बहुत ही समझदार थे। इन्होंने दुनिया भर के देशों का अध्ययन किया, देखा कि किस देश के अंदर अच्छा शासन चल रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो उन्हें देखा कि सबसे अच्छा शासन उसी देश का चलता है जहाँ पर सबसे अच्छा संविधान होगा। और जिस देश का संविधान अच्छा नहीं है, वहाँ शासन अच्छे से नहीं चल पा रहा, या तो वहाँ पर राजतंत्र द्वारा से लागू हो गया है या निरंकुश तंत्र। तो इन्होंने शुरू से ही आज़ादी के साथ साथ एक और संघर्ष अपना साइड में चलाते रहे, जिसके लिए उन्होंने क्या करा? संविधान की मांग की। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले तिलक जी ने संविधान की मांग करी, लेकिन उन्होंने कहीं ये जिक्र नहीं किया कि संविधान जो है ये कैसे बनाया जाएगा, इसमें क्या अधिकार होंगे। बस उन्होंने बोला कि हमारा एक संविधान होना चाहिए। तो क्या था, इससे कुछ लोग परिचित हुए और इसकी डिमांड धीरे धीरे होने लगी। और फाइनली 1922 में महात्मा गांधी जी ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक और नई डिमांड रखी कि जो हमारे देश का संविधान होगा, उस संविधान को हमारे देश की जनता की इच्छा के अनुसार बनाया जाएगा। क्योंकि ब्रिटिश सरकार ये चाह रही थी जो हम आपको जो अधिकार देंगे वो अधिकार हम देंगे, मतलब ब्रिटिश अपनी इच्छा अनुसार हमको कुछ अधिकार देंगे। तो गांधी जी ने इसका विरोध करते हुए बोला कि भारतीय जनता के लिए संविधान बनाया जा रहा है, जो संविधान है ये भारतीय जनता के लिए बनाया जा रहा है, तो इसके अंदर क्या उनके अधिकार होने हैं, क्या कर्तव्य होने हैं, ये सब भारत की जनता ही तय करेगी। तो गांधी जी के कहने से सभी जिस उस टाइम जो स्वतंत्रता सेनानी थे, कांग्रेस के जो नेता थे, सभी ने एक ही सुर में ये नारा लगाना शुरू कर दिया कि भारत का संविधान भारत की जनता के इच्छा के अनुसार होगा। भारत की जनता के इच्छा अनुसार होगा, इसका मतलब जो भी संविधान के अंदर कायदे कानून होंगे वो भारत की जनता को ध्यान में रखकर बनाए जाएंगे। इसके पीछे देखो गांधी जी एक और मंशा थी, बहुत ही बुद्धिजीवी थे। क्योंकि भारत के अंदर अलग अलग जात धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग भौगोलिक स्थिति है। ये ब्रिटिश लोगों को इस चीज़ का नहीं पता था, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा अलग विभिन्नता पाई जाती है वहाँ का संविधान स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। क्योंकि आप देख सकते हो हमारे बहुत प्रकार के धर्म पाए जाते हैं और वो नहीं चाहते थे किसी भी एक धर्म के प्रति संविधान का झुकाव हो। इसलिए गांधी जी ने 1922 में ये बोला कि भारत का संविधान जो होगा वो जनता की इच्छा के अनुसार होगा। परंतु उन्होंने भी यहाँ पर ये कोई ऐसा जिक्र नहीं किया कि इस संविधान के अंदर कोई सभा बनेगी या ये पूरी जनता की इच्छा से बनेगा, किस तरीके से बनेगा। और जब गांधी जी ने ये बात बोली तो इसके इनके साथ ही सारे कांग्रेसी और जितने भी देश के नागरिक थे, सभी ने इस मांग को पूरे जोरों शोरों से उठाना शुरू करा। और जब ये बात ब्रिटेन तक पहुंची तो ब्रिटेन के तत्काल भारतीय सचिव जो थे, उन्होंने एक चैलेंज दिया कि आप संविधान की जो इतनी डिमांड कर रहे हो, क्या आपको संविधान के बारे में पता भी है? देखो, उनका मानना यह था कि भारत के लोग जो है बिल्कुल मूर्ख हैं, हमने उनको गुलाम बना रखा है, इसलिए ना कुछ बात नहीं पता। तो उन्होंने क्या करा, एक चैलेंज किया। और 1927 में जो भारत के तत्काल सचिव थे, भारत सचिव, उन्होंने बोला कि एक संविधान बना के दीजिए, अगर हमें अच्छा लगा तो हम उसको आगे देखेंगे बनाना है नहीं बनाना। और ये बात उस समय के बहुत अच्छे बुद्धिजीवी मोतीलाल नेहरू जी ने 1928 में एक्सेप्ट किया ये चैलेंज, और एक उनको संविधान के नाम पे एक लेटर बना के दिया, जिसको आज हम वर्तमान में नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं।
जिसको हम क्या बोलते हैं, नेहरू रिपोर्ट। इस नेहरू रिपोर्ट में नेहरू जी ने कुछ वादे किए थे, सॉरी कुछ वादों की डिमांड की थी, जो ब्रिटिश सरकार देख के एक बार को चौंक गई कि इनके अंदर इतनी नॉलेज, इतनी क्षमता कैसे है। परंतु उन्होंने कुछ बहाने लगा लोगों के, उसको रद्द कर दिया। अब यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम आया, मोतीलाल नेहरू। ये मोतीलाल नेहरू जी हैं कौन? तो ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे, मोतीलाल नेहरू। और इनके द्वारा जो लेटर दिया गया था उसको क्या कहा गया, नेहरू रिपोर्ट। अच्छा, इसका रद्द होने का एक कारण और था कि जिस टाइम मोतीलाल नेहरू जी ने ये लेटर दिया, उसी समय मुस्लिम लीग ने भी वहां पर कुछ अधिकारों की अपनी लिस्ट दे दी, जिसका फायदा उठाते हुए उस टाइम जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने बोला कि पहले आप अपने आपस में एकता कर लीजिए, उसके बाद हम आपको देखते हैं क्या अधिकार देने क्या नहीं देने। अब इस नेहरू रिपोर्ट के अंदर भी कहीं ऐसा जिक्र नहीं किया उन्होंने कि ये संविधान बनेगा कैसे। और इस दुविधा को दूर करते हुए एक महान व्यक्ति हुए जिनका नाम था एम.एन. रॉय, और एम.एन. रॉय ने एक सुझाव दिया। वो सुझाव क्या था कि भारत का जो संविधान बनेगा वो भारतीय संविधान सभा के द्वारा बनना चाहिए। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा बनना चाहिए। मतलब जो हमारा संविधान होगा, इस संविधान का जो निर्माण करेगी वो कौन करेगी? संविधान सभा करेगी। अब यहां से एक बात तो क्लियर हो गई, चलो जी अब संविधान तो बनेगा ही बनेगा जब भी हमें आजादी मिलेगी, और वो संविधान सभा बनाएगी। अब यह कहीं ना कहीं ये बात थोड़ी सी अजीब सी लग रही थी कि संविधान सभा का चुनाव कैसे होगा और इनके अंदर किन लोगों को रखा जाएगा। तो इस बात का जो लोगों को थोड़ा सा डाउट था, वो गांधी जी के एक जो उन्होंने बोला था उस बात से क्लियर हो गया कि भारतीय संविधान का जो निर्माण करेंगे वो भारतीय जनता द्वारा किया जाएगा या भारतीय इच्छा अनुसार किया जाएगा। गांधी जी की इस बात से ये बात क्लियर हो गई कि भारत का निर्माण तो भैया भारत की जनता ही करेगी। अब दूसरा क्वेश्चन मार्क ये लगा कि भारत की जनता तो करेगी, लेकिन क्या इसमें पूरे भारत के लोग शामिल होंगे या कुछ लोग शामिल होंगे, और कुछ में क्या रजवाड़े परिवार से शामिल होंगे, कौन होगा? तो इस बात को भी क्लियर करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जब भी हमारा देश का संविधान बनेगा, ये संविधान वयस्क मत अधिकार के आधार पर बनेगा। मतलब कि वयस्क मत अधिकार का मतलब होता है सभी को एक समान वोट का अधिकार देना, और उस आधार पर चुनाव होगा और उस चुनाव में हम इसको बनाएंगे। धीरे धीरे ये डिमांड चलती रही आगे। हम आगे इसको विस्तार से पढ़ेंगे और मैं आपको ये बातें लिखवाऊंगा भी, जिससे कि संविधान की यात्रा में आपको लिखने में आसानी रहे और आपकी नॉलेज बहुत अच्छे से बढ़े। तो हम शुरू करते हैं पहले अपने भारत के संविधान से। पहले संविधान होता क्या है? तो देखिए, संविधान किसी भी देश को चलाने के लिए सबसे आवश्यक तत्व होता है। यदि आपके किसी भी मान लीजिए आप किसी सोसाइटी या किसी देश क्या बोलते हैं स्कूल के मेंबर हो, और आपके स्कूल का अगर संविधान ही अच्छा नहीं है, रूल ही अच्छे नहीं है, तो कोई उस स्कूल के नियम को फॉलो नहीं करेगा और ज्यादा दिन तक वो स्कूल नहीं चल सकता। इसलिए स्कूल के पहले दिन आपको बता दिया जाता है कि आपका यूनिफॉर्म कोड क्या है, आपके स्कूल की टाइमिंग क्या है, किस टाइम लंच होना है, किस टाइम छुट्टी होनी है, क्लास कब लगेगी, सब कुछ आपको बता दिया जाता है। और आप इनमें से किसी भी एक बात को नहीं मानते तो आपको पनिशमेंट भी किया जाता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि आपके स्कूल के अंदर भी एक संविधान है, और आप जब इसका निष्कर्ष निकालोगे तो आप समझोगे कि किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए सबसे आवश्यक तत्वों में एक कौन सा है? संविधान होता है, जो लिखित और अलिखित दोनों ही रूप में पाया जाता है। यहाँ पर दो बात आपके सामने आती हैं कि एक तो आवश्यक तत्व संविधान से क्या मतलब है आपका, और दूसरा ये लिखित और देखिए अलिखित, ये क्या चीज है। तो आवश्यक तत्व का मतलब होता है जो शासन को चलाने में मदद करे, शासन को उसकी शक्तियां बताए और जनता पर अत्याचार करने से रोके। क्योंकि जब शासन को अपनी शक्ति नहीं पता होंगी तो किस तरह से वो जनता की इच्छाओं की पूर्ति करेगा। और जो आपकी जनता होती है, और जनता को अगर अपना अधिकार ही नहीं पता होगा तो वो सरकार से क्या उम्मीद करेंगी। तो ये सारी बात क्लियर करने का काम किसका? संविधान का। इसलिए संविधान को शासन का सबसे महत्वपूर्ण अंग कहा गया है, और ये लिखित और अलिखित दोनों रूप में पाया जाता है। आगे हम अभी विस्तार से पढ़ेंगे कि लिखित और अलिखित क्या होता है। तो देखिए, लिखित और अलिखित जो है, इसमें जो नियम और कानून होते हैं, इनों का एक संग्रह होता है। संग्रह का मतलब क्या हुआ कि एक ही बुक हो, उसमें आपको सब कुछ पता चल जाए कि जनता को क्या अधिकार है,
सरकार को क्या अधिकार है, सरकार क्या कार्य कर सकती है, ये सारी बात आपको एक ही बुक के अंदर पता चल जाए, इससे अच्छी बात क्या होगी। और ये कहाँ पर पॉसिबल है, ये केवल लिखित संविधान के अंदर पॉसिबल है। इसलिए हम वर्तमान में जो संविधान मानकर चलते हैं, हम ये मानकर चलते हैं कि सभी संविधान लिखित होने चाहिए, क्योंकि लिखित संविधान ज्यादा स्ट्रॉन्ग संविधान माने जाते हैं। तो देखिए लिखित संविधान होता क्या है, ये एक दस्तावेज के रूप में प्राप्त हो सकता है। दस्तावेज आप जानते हो ना, बुक के रूप में, जो आपकी बुक होती है, इस रूप में आपको मिल सकता है संविधान। और इसका निर्माण जो होता है वो एक विशेष संविधान सभा द्वारा किया जाता है। देखो ये संविधान सभा वे है जिसकी डिमांड पहली बार 1895 में तिलक जी ने की थी, और लास्ट आने के बाद ये 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा पूरी की गई थी संविधान सभा की मांग। तो इसी संविधान सभा के द्वारा ये दस्तावेज तैयार किए जाते हैं। और इसमें होता क्या है, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है, इसके अंदर नियम और कानूनों का संग्रह होता है। नियम और कानूनों का संग्रह या समूह होता है। इनको हम क्या बोलते हैं, लिखित संविधान बोलते हैं। और ये अमेरिका और भारत सबसे अच्छे इसके एग्जाम्पल है कि इन दोनों देशों के जो संविधान है वो कैसे हैं, लिखित संविधान है। दूसरी तरफ आपने देखा कि अलिखित संविधान, ये अलिखित संविधान क्या होता है ये हमें समझना है। तो अलिखित संविधान हमारा वे संविधान होता है जो दस्तावेज के रूप में उपलब्ध नहीं होते, आप इनको किसी एक जगह प्राप्त नहीं कर सकते। ये जरूरत के हिसाब से हर डिपार्टमेंट, हर विभाग में अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए न्याय व्यवस्था है, तो न्याय व्यवस्था के अंदर ये आपको अलग मिलेगा, कार्यपालिका का अपना अलग होगा, और जो विधायिका है उसका अपना अलग होगा। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर ये सिस्टम चलता है। ऐसे सिस्टम को हम अलिखित संविधान कहते हैं। और ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल ब्रिटेन का संविधान है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। अच्छा, अलिखित संविधान की एक और विशेषता होती है कि ये जो संविधान होता है ना, ये विकसित संविधान होता है, जबकि लिखित संविधान निर्मित संविधान होता है। इनों में फर्क क्या है, तो देखिए जो निर्मित संविधान है ये संविधान सभा द्वारा विशेष समय के अंदर निर्माण किया जाता है। जैसे आप कोई किताब बनाते हो, मकान का निर्माण करते हो, तो निर्मित संविधान जो होता है आपका ये किसी एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित किया जाता है। और इसको आप अपनी पुस्तक या कहीं पढ़ सकते हो, लिख सकते हो कि संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया है। और हमेशा निर्माण किसका होता है, लिखित संविधान का होता है। अलिखित संविधान का क्या होता है, विकास होता है। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें आगे चल के आपका बहुत अच्छा आंसर बनाने में मदद करती हैं। तो आगे हम देखते हैं। अच्छा, एक और डेफिनेशन आपको संविधान की पता होनी चाहिए, जिससे कि आपके आंसर में बहुत सुंदरता आ जाए, कि संविधान किसी भी देश की मूलभूत विधि तथा इस होती है। सही है, संविधान क्या होता है, किसी भी देश की एक मूलभूत विधि होती है। अच्छा, मूलभूत का क्या मतलब है, मूल का मतलब होता है जड़, जो बिल्कुल जड़ से जुड़ी हुई होती है। ऐसी विधि को हम किसी भी देश के संविधान के रूप में देखते हैं, मूलभूत विधि। अब ये मूलभूत विधि क्या होती है, देखो कोई भी देश जब बनता है, कोई भी देश जब बनता है, तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि आप उसके जो सरकार के अंग हैं उनका निर्माण कैसे करोगे। क्योंकि जब कोई देश बनेगा तो उसके लिए अंग होने बहुत जरूरी हैं। अगर सरकार के अंग नहीं होंगे तो सरकार काम कैसे करेगी। तो आगे हम देखेंगे सरकार के अंग क्या होते हैं। देखिए, सरकार के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अंग हैं, उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण अंग में आता है कार्यपालिका और विधायपालिका। इसके द्वारा सरकार के अंगों का निर्माण होता है। और सरकार के अंग के निर्माण में सबसे पहला हम मान के चलते हैं कि व्यवस्थापिका, जिसको विधायिका भी कहा जाता है, ये सरकार का पहला अंग है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कानूनों का निर्माण करना। कानूनों का निर्माण करना इसका एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है, क्योंकि जब तक आपके पास कानून नहीं होंगे, ध्यान रखना कहीं कहीं कानून को विधि भी कहा जाता है, क्योंकि हम ऊपर पढ़ रहे हैं ना कि विधि का शासन होता है, तो कानून को हम विधि भी कह देते हैं। और ये कानूनों का निर्माण करती है और इन्हीं कानूनों का पालन कराती है कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या करती है कि विधायिका द्वारा जो भी बिल पास होते हैं, अभी देखो एक बहुत ज्यादा चर्चा में है
सीए नागरिकता से संबंधित जो बिल है, ये इसको बहुत ज़्यादा इस टाइम चर्चा में रहा है, और ये पहले भी काफ़ी चर्चा में रहा था, बीच में इसको थोड़ा रोक दिया गया था, फिर ये आ गया चर्चा में। तो इस बिल को जब सरकार पास कर देगी तो लागू कौन कराएगा? कार्यपालिका कराएगी। ठीक, जैसे आपने देखा ट्रिपल तलाक का भी केस था, वो कार्यपालिका द्वारा एक कानून बनाया गया और उसको लागू कौन करेगा? कार्यपालिका करेगी। न्यायपालिका सॉरी विधायिका द्वारा एक कानून बनाया गया, विधायिका मतलब संसद। और आगे देखिए हम ये भी पढ़ेंगे, मैं आपको अभी बताता हूँ कि जो हमारी विधायिका होती है दो स्तर पे होती है। एक देश के लिए जो संसद करती है, केंद्र की विधायिका, और एक होती है राज्य के लिए जो राज्य स्तर पे होती है, जिसको हम बोलते हैं विधानसभा, और इसके अंदर आता है विधानमंडल। विधानमंडल, विधायिका, ये सब किस में आती है? राज्य स्तर पे। जबकि जो संसद होती है वो किस में आती है? देश के लेवल पर। तो देश के लिए जब भी कोई कानून बनता है, जब भी कोई फैसला लेता है, वो कौन लेती है? हमारी संसद लेती है। और इसी तरह संसद ने एक बिल पास किया ट्रिपल तलाक का, और उसमें अगर कोई व्यक्ति अपनी घरवाली को या वाइफ को तलाक दे देता है 3 बार कहने से, तो कार्यपालिका का काम होता है कि ऐसी पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाना। अगर इनमें से कोई भी लापरवाही करता है तो वो महिला क्या करती है? डायरेक्ट कोर्ट में जाकर अर्जी लगा सकती है कि मैंने पुलिस वगैरह में कंप्लेंट की और अब मेरे प्रति किसी ने भी इसकी कार्रवाई नहीं करी। तो देखिए इससे एक बात आपको समझ में आएगी, जो पुलिस होती है वो पुलिस कार्यपालिका के अंदर आती है, जिसमें हम उसे न्यायपालिका में सोच लेते हैं कई बार। पुलिस किस में आती है? कार्यपालिका में आती है। ये हम आगे बहुत अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि आपके बुक के अंदर ये 3 अलग अलग चैप्टर हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि संसद जो संविधान होता है वो किसी भी देश की मूल विधि होती है, और इसका सबसे पहला काम क्या होता है? सरकार के अंगों का निर्माण करना। और कौन कौन से अंग होते हैं तो हमने भी पढ़े, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसका एक और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण काम होता है, वो है सरकार और जनता के बीच संबंधों की व्याख्या करना। देखिए सरकार के 3 अंग हैं, ये 3 अंग किस तरीके से जनता की सेवा करेंगे। ये तीनों ही अंग जनता की सेवा के लिए बनाए गए, मतलब कि जनता की इच्छा पूर्ति के लिए, और उनको अच्छे से अपनी नागरिकता का जो यूज है वो कर सके, अपना विकास कर सके। इसलिए संविधान ने ये 3 अंगों का निर्माण किया है। ये 3 अंग किस तरह से जनता की मदद करेंगे और जनता अपनी परेशानी को कैसे 3 अंगों तक बता सकती है, पहुंचा सकती है, तो ये सारी की सारी बातें संविधान में व्याख्या की जाती है। आगे आप देखोगे कि अभी मैंने आपको जो शुरुआत में बताया था कि संविधान का जो हमारा संघर्ष है, देखिए जो अभी तक हमने पीछे पढ़ा है ना, ये हर देश के संविधान के साथ होता है कि वहां पर एक विधायिका भी होती है, कार्यपालिका भी होती है, न्यायपालिका भी होती है। बस बात थोड़ी सी ये अंतर आ जाती है कि कहीं विधायिका का जो चयन है उसकी प्रक्रिया अलग है, कार्यपालिका का अलग है और न्यायपालिका का अलग है। ये थोड़ा सा अंतर हो जाता है। जैसे कि देखिए हमारे देश में 5 साल की विधायिका होती है और अमेरिका के अंदर 4 साल की है, और रूस के अंदर बिल पास करके उसको बहुत लंबे समय तक, रूस, चाइना हुआ, इन्होंने बहुत लंबे समय तक इसको खींचा जा सकता है। तो अलग अलग सिस्टम होते हैं, लेकिन होते तीनों ही हैं। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ लिया? बेसिक जो संविधान है उसकी क्या विशेषता, ये हमने यहाँ पर पढ़ी। अब हमारा यहाँ से शुरू होता है भारत का संविधान। और जो भारत का संविधान है उसे समझने के लिए मैं थोड़ी सी जो मैंने अभी शुरुआत को बताई थी उन बातों को दोबारा से जानते हैं कि 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने क्या करा था? स्वराज विधायक के माध्यम से संविधान की मांग की थी। हमने पहले पढ़ लिया, आप इसको नोट डाउन करते रहिए। इसके बाद महात्मा गांधी जी ने 1922 में सर्वप्रथम कहा कि भारत के संविधान का निर्माण कौन करेगा? भारत की इच्छा के अनुसार भारतीय लोग ही करेंगे। इस बात को और मजबूत करते हुए 1928 में मोतीलाल नेहरू ने भारत सचिव के कहने पर एक लेखन लिखा, और इसको आगे चल के नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। और ये कहा जाता है कि सर्वप्रथम नेहरू जी ने इसका, अच्छे नेहरू का मतलब जी जवाहरलाल नेहरू नहीं है, मोतीलाल नेहरू जो उनके पिताजी थे, उन्होंने सर्वप्रथम प्रयास किया संविधान लिखने का। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आते हैं 4 होते हैं, इसमें से एक आंसर ये होता है कि मोतीलाल नेहरू जी द्वारा सर्वप्रथम प्रयास किया गया है। तो आप 1 लाइनर में इसको याद रखना, जिससे कि आपको बहुत अच्छी मदद मिले। आगे था एम.एन. रॉय जी ने औपचारिक रूप से सुझाव दिया कि जब कभी भी देश का संविधान बनेगा
क्योंकि हम उसकी डिमांड करें तो भाई देखो संविधान तो बनना ही बनना है, तो उस संविधान को संविधान सभा के द्वारा बनाया जाएगा। देखिए एम एन रॉय जी के ये सुझाव देने से पहले लोगों के मन में ये था कि संविधान बनेगा कैसे, क्या सभी जनताओं से पूछा जाएगा, इसमें भाग कौन लेगा, हिस्सेदारी क्या होगी। तो ये थोड़ी सी लोगों के मन में एक दुविधा थी। तो रॉय जी ने क्या करा, ये क्लियर कर दिया कि संविधान सभा द्वारा ही संविधान का निर्माण किया जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि एक संविधान सभा का गठन होगा। अब इस गठन में होंगे कौन लोग, तो देखिए गांधी जी ने ऊपर बोला था कि जनता की इच्छा के अनुसार होगा। तो इन सबको बातों को मिला के एक निष्कर्ष ये निकला कि जनता की इच्छा अनुसार मतलब भारत के ही नागरिक होंगे इस संविधान सभा के अंदर। अब एक डाउट ये था कि संविधान सभा के अंदर जो नागरिक होंगे उनका चुनाव किस तरीके से होगा, तो इसको और ज्यादा मजबूती प्रदान कर दी नेहरू जी ने। 1928 के कांग्रेस अधिवेशन में, अच्छा देखिए ये मैंने 28 गलत बोला, ये 1938 है और कई कई बुक में इसको 1939 भी देखने को आपको मिल जाएगा, लेकिन इसका ना 1938 हम सही मानेंगे, कहीं कहीं 1939 में मिलेगा। तो नेहरू जी ने ये एक तरह से पुष्टि कर दी कि जो भी संविधान सभा के लिए जो इलेक्शन होंगे वो वयस्क मत अधिकार के आधार पर होंगे। ये इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन में बोला था कि जब हमारा संविधान बनेगा उसकी संविधान सभा का जो चुनाव होगा वो वयस्क मत अधिकार के आधार पर होगा। अब ये वयस्क मत अधिकार क्या होता है, तो आप ये समझ लीजिए, एक नंबर में आ जाता है कि वयस्क मत अधिकार का मतलब होता है सभी व्यक्तियों को बिना भेदभाव के एक समान वोट देने का अधिकार। सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार। इसको एक सिद्धांत का नाम दिया गया जिसका नाम है एक व्यक्ति एक वोट। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि एक व्यक्ति एक वोट सिद्धांत क्या है, तो आप क्या बोलोगे, एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत से अभिप्राय है किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार देना, यही वयस्क मत अधिकार होता है। अच्छा, हम कहीं कभी ये सोच रहे हैं वयस्क मत अधिकार का मतलब होता है 18 साल के ऊपर के सभी लोग, जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर हो गई वो सब वोट डाल सकते हैं। ये अधूरा सच है, बात ये भी आपकी सही है, लेकिन वयस्क अधिकार के अंदर एक उम्र सीमा के साथ साथ भेदभाव ही खत्म कर दिया जाता है। अच्छा, आपको ये पता है कि शुरुआत में ये उम्र 21 साल थी, 21 से घटाकर 18 की गई है। 18 कब की गई, संविधान संशोधन 61 में ये घटाकर 61 कर दी गई थी। अब देखिए नेहरू जी ने जब ये बात क्लियर कर दी कि संविधान सभा का चुनाव वयस्क मत अधिकार पर होगा, तो ये बिल्कुल मजबूत हो चुका था कि भाई अब कांग्रेस ने इस बात को मंजूरी दे दी है कि हमें अपना संविधान चाहिए। और उसी बीच द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो प्रारंभ हो गया और ब्रिटेन को बहुत बुरी तरह विश्व युद्ध में हार को सामना करने पड़ रही थी। तो उन्होंने भारतीयों से बोला कि युद्ध में हमारी मदद कीजिए और उन्होंने भारतीय सेना को युद्ध में उतारने का फैसला किया, परंतु कांग्रेस ने उसका पुरजोर विरोध किया कि भारतीय सेना विश्व युद्ध में भाग नहीं लेगी और जब तक आप हमको क्या नहीं दोगे, आजादी और संविधान नहीं दोगे। तो एक अस्थायी रूप से पहली बार अगस्त प्रस्ताव के नाम से 1940 में एक योजना आई। अगस्त प्रस्ताव, ये आप याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है एक नंबर में कि अगस्त प्रस्ताव क्या है। तो अगस्त प्रस्ताव 1922 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों को संविधान बनाने के लिए अस्थायी मंजूरी थी, जिसमें यह कहा गया था कि युद्ध की समाप्ति पर ब्रिटिश सरकार आपको संविधान निर्माण करने में मदद करेगी। ये मांग मान ली गई थी, अस्थायी मंजूरी थी, लेकिन कांग्रेस ने इसको मना कर दिया मानने से, क्योंकि युद्ध के बाद की बात थी। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें ये बात मंजूर नहीं है। अब युद्ध का माहौल था तो इसमें दबाव उन्होंने दोबारा से 1942 में एक और योजना भेजी जिसको क्रिप्स मिशन कहा जाता है। क्रिप्स मिशन का क्या था, इन्होंने जो अस्थायी मंजूरी दी थी उसको स्थायी मंजूरी दी गई ब्रिटिश सरकार द्वारा कि भारतीय अपने संविधान का जो है निर्माण स्वयं कर सकते हैं। देखो यहाँ पर पूरी तरह से मंजूरी दे दी गई कि आप अपने संविधान की जो तुम्हारी मांग है उसे मानते हैं और युद्ध के बाद हम आपके इसको पूरी तरह से लागू कर देंगे। भारतीयों ने इसे भी मानने से मना कर दिया। फिर 1946 में फाइनली, जिसका हमें इंतजार था, कैबिनेट मिशन 1946 में आया और इस कैबिनेट मिशन में मंत्री स्तर के, जो ब्रिटेन के जो मंत्री थे उस स्तर के व्यक्ति थे, अधिकारी थे, और उन्होंने एक सुझाव दिया कि आपके संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा।
तो देखिए यहीं से हमें पता चला कि संविधान सभा का जो गठन किया गया, ये संविधान के निर्माण के लिए किया गया है। और जो वर्तमान में आज हम संविधान देखते हैं, ये संविधान इसी ही कैबिनेट मिशन योजना का ही एक योजना का फल है जो हमें मिला। और आगे चलकर आज़ादी जो मिली है, ये कैबिनेट मिशन योजना के सुझाव से ही मिली थी। अब आज की वीडियो ज़्यादा लंबी ना खींचते हम यहीं पर रोकते हैं। अगली वीडियो हम पढ़ेंगे कि कैबिनेट मिशन ने जो हमें सुझाव दिए थे, क्या वो सुझाव मुस्लिम लीग ने माने थे। देखो मुस्लिम लीग ना पूरे कांग्रेस के खिलाफ थी। वो एक अलग द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात कर रहे थे कि हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए। और द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या होता है हम अपनी अगली वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे कि द्विराष्ट्र, देखो द्विराष्ट्र के सिद्धांत के हल्का सा हम समझें तो मुस्लिम लीग ने कहा था कि एक देश के अंदर दो आत्माएं वास नहीं कर सकती, एक मुस्लिम और एक गैर मुस्लिम। यहाँ ना हम हिंदू शब्द यूज नहीं करेंगे। उन्होंने मुस्लिम और गैर मुस्लिमों को अलग कर दिया और हमारी रीत रिवाज सोचने का तरीका अलग है, हम अल्पसंख्यक हैं, हम भारत में तो हमको दबा दिया जाएगा। ये कहाँ से उत्पत्ति हुई इस विचार की, जो मुस्लिम ने इसको इतना बड़ा पहाड़ बना के नया देश का निर्माण कर लिया। और कैबिनेट मिशन को किस बहाने से उन्होंने रद्द कर दिया। देखो ये रद्द नहीं हुआ था, इसने ही देश के संविधान में मदद की थी, लेकिन उन्होंने इसकी बात को ना मानने से इनकार कर दिया था बाद में। दूसरी बात हम ये पढ़ेंगे कि कैबिनेट मिशन ने जो सीटें थी संविधान सभा के अंदर, देखो सदस्य सभा लिखा हुआ है तो जरूर इसके अंदर सदस्य होंगे। तो कितने सदस्यों ने संविधान सभा के अंदर भाग लिया और संविधान का निर्माण किया। उसमें कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी, मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली, और जो देसी रियासतें थी उनको कितनी सीटें मिली। अब देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो और सीरियस होकर पढ़ रहे हो तो अपने दिमाग में हमेशा क्वेश्चन मार्क रहना चाहिए कि सर ये देसी रियासतें क्या होती हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ, अगर ये समस्या है तो क्या उनका कोई समाधान था। ये सब अगली वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और विश्वास मानिए अगर आप ये लेक्चर सारे कंटिन्यू देखते हो तो आपकी परसेंटेज तो बहुत अच्छी आएगी, लेकिन माइंड इतना अच्छा आपका हो जाएगा कि आप किसी भी एग्जाम को बहुत जल्दी से क्लियर कर सकते हो। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगली वीडियो में हम मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।